आ जाओ सारे मूड बना के। पेपर नंबर 17 जो कि फुल लेंथ फुल सिलेबस कंप्लीट सिलेबस बेस्ड टेस्ट था, फुल लेंथ टेस्ट है, तो जरा बढ़िया तरीके से इसका एक डिस्कशन देख लें। बॉटनी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? कौन सा एक पॉपुलेशन का गुण नहीं है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए हम नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, सेक्स रेशो ये तो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन ये एट्रीब्यूट नहीं है। करेक्ट आंसर डी, कोई विशेष बात नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग लेग सेरिसेस डॉर्मेंसी। तो अगर इसका एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वहां से थोड़ा सा अपन इससे हिंट ले सकते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं अपन, मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर मैं टाइम ले रहा हूं और वाई एक्सिस पर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी एन ले रहा हूं। तो जो ग्राफ का नेचर मुझे मिलता है वो ऐसा कुछ मिलता है। इनमें अगर ग्राफ का स्लोप वो मैं देखूं तो यहां से जो स्लोप है ग्राफ का वो ऐसा है, इतना। और इस वाले पार्ट में देखूं, यहां से लेके यहां तक में देखूं तो जो स्लोप है ग्राफ का वो ऐसा है, ज्यादा है। तो साफ ही दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक का, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ दर्ज की जा रही है, ग्रोथ देखी जा रही है। इसलिए जिसमें कम ग्रोथ रहती है ये लेग फेज कहलाता है, और ये वाला लॉग फेज या इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग फेज, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। तो रेडिकल को छोड़कर रेडिकल से जो रूट बनती है वो टेप रूट कहलाती है। ये बोल रहे हैं कि स्टेम के बेस से, तो गेहूं में, ग्रास में, उनमें क्या होता है, जैसे ये सॉइल का लेवल है, ये प्लांट डेवलप हुआ तो शुरुआत में इसमें ये टेप रूट आएगी, लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी स्टेम के बेस से, स्टेम के बेस से मतलब यहां से काफी सारे ऐसे फाइब्रस रूट्स डेवलप होती है। ये जो रूट डेवलप हो रही है फाइब्रस स्ट्रक्चर की होती है, इसलिए इसे फाइब्रस रूट कहते हैं। करेक्ट आंसर, पहले तो क्वेश्चन चेंज करें अपन ठीक से, ये वाला सेकंड की बात कर रहा था, सेकंड में हो गया, थर्ड की बात हो रही थी। तो द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, तो फाइब्रस रूट होती है, अभी बताया आपको। देन फोर्थ क्वेश्चन यानी बॉटनी के हिसाब से सिक्स्थ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। तो अपनों को पता है कि जो जीन आई है वो ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। कैसे? ए बोल रहा है द जीन आई हैज 3 एलील्स। हाँ ये तो सही बात है, आई जीन के 3 एलील होते हैं। एक होता है आई जीन के एलील, देख लो भाई, एक है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल आई, या इसे हम सिंपली आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही बात है, 3 एलील्स होते हैं। उसने पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बी, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स। ऑब्वियस सी बात है, या तो उसमें ये और ये मिलेगा, या 2 ऐसे मिल जाएंगे, या 2 ऐसे मिलेंगे, या 2 ऐसे मिलेंगे, ये और ये मिलेगा, या ये और ये मिलेगा, या ये और ये मिलेगा, 2 ही मिल सकते हैं। सही बात है ये भी। सी क्या बोल रहा है, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। नहीं भाई, अगर ये एक साथ रहेंगे, अगर ये एक साथ रहेंगे तो देखो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल IA वो जो शुगर बनाएगा, मान लो ये RBC है तो इस पर ये इस तरह की शुगर बना रहा है, और अगर वो IB है तो वो IB अगर होगा तो वो इस टाइप की शुगर बनाएगा।
और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा यानी IA भी होगा और IB भी होगा तो फिर जो शुगर बनेगी वो IA के हिसाब से ये भी बनेगी और IB के हिसाब से ये भी बनेगी। ये तो गलत बात लिखी है इसके अंदर, ये वाली सेम टाइप नहीं, अलग अलग टाइप की शुगर बनेगी। डी बोल रहा है अलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। सही बात है, वो तो रेसेसिव है, शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। यानी अगर I होगा तो RBC इस टाइप का दिखेगा मुझे, विदाउट एनी एंटीजन, विदाउट एनी शुगर। तो ये वाली बात भी सही है, उसने रॉन्ग पूछा है, इनमें से रॉन्ग ये वाला है और हमारा जो आंसर है करेक्ट आंसर उसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8th वाला, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। वो फिर मैच आ गए, मैच सिलेक्ट करते हैं। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं साहब, वो तो एक्स लिंक डिसीज है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। फिनाइल कीटोयूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं साहब, डोमिनेंट नहीं बल्कि वो तो रेसेसिव ट्रेट है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। देन सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है क्रोमोसोम नंबर 11 के हिसाब से, ये बात सही है। थैलेसेमिया ये तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये भी, तो ये वाली बात भी गलत है। उसने करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12, 20 के कहाँ है? ये सारे के सारे जूलॉजी के हैं, जूलॉजी वाले सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। 12, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations one within the other। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है कि ऐसे प्लांट के पार्ट जिनमें दोनों जनरेशन देखने को मिले मुझे। देखते हैं, 2 जनरेशन चाहिए मुझे। पोलन ग्रेन इनसाइड द इंदर, तो जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन ये तो गेमेटोफाइट होता है, ये तो गेमेटोफाइट होता है। और जो एंदर है वो स्टमेन का एक पार्ट है, यानी ये फ्लामेंट और ये एंदर वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। तो पोलन ग्रेन इनसाइड एंदर, तो पोलन ग्रेन गेमेटोफाइट है, एंदर स्पोरोफाइट है। हाँ ये बात सही है, दोनों जनरेशन देखने को मिल जाएंगे इसमें। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, इसको मिटा के दूसरा देखें, दूसरा करें। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गेमेट्स। तो जो पोलन ग्रेन है वो गेमेटोफाइट है और जो मेल गेमिट है वो गेमिटी है, तो दोनों हेप्लॉइड हैं, ये तो गलत बात है। सीड इनसाइड द फ्रूट, तो सीड जो मुझे मिलेगा वो ओव्यूल से मिलेगा, है ना, और फ्रूट जो मुझे मिलेगा वो ओवरी से मिलेगा। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल भी डिप्लॉइड यानी उसी से सीड बना है, और फ्रूट ओवरी से बना है वो भी डिप्लॉइड है, तो ये तो गलत बात लिखी है। एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल, तो अपन देखते हैं ये एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट और ये पूरा ओव्यूल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये ओव्यूल ऐसा दिखेगा अपनों को, ये ओव्यूल। यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में यहाँ एग एपरेटस, यहाँ पर होते हैं सिनर्जिड्स और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। तो जो ओव्यूल वाला पार्ट है, जो ओव्यूल है ओवरऑल वो डिप्लॉयड होता है, और जो एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर वो गेमेटोफाइट होता है, ये भी बात सही है। वो बोल रहा है कि किस में 2 जनरेशन मिलेगी, तो ए और डी में मिलेगी, ए और डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 13 क्या बोल रहा है भाई? 13 द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स आर। क्या क्या प्रोडक्ट होंगे? अमोनिया अलोन, नाइट्रेट अलोन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन, और अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये एक इक्वेशन है, अपने को पता होना चाहिए, और इस इक्वेशन पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। जिसे क्या इक्वेशन कैसी है? नाइट्रोजन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 एटीपी, ये एक इक्वेशन है। हिंदी मीडियम की किताब में ये इक्वेशन मिसिंग है, उन्होंने हिंदी मीडियम की किताब में इस इक्वेशन की जगह वो आगे जो फेट ऑफ अमोनिया वाली इक्वेशन है वही डाल दी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ठीक कर लें इसको, ये इक्वेशन मिलेगी आपको।
यहां पर लगेगा एंजाइम कौन सा, ये नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज किसकी प्रेजेंस, कैसा एंजाइम है, आयरन मोलिब्डेनम कंटेनिंग है, पता है अपनों को। क्या होता है, अमोनिया फॉर्मेशन, तो ट्वाइस NH3 अमोनिया बनता है प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लस इनका हिसाब ले लो 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इक्वेशन याद ही होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा है वो, कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो अपनों को पता है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट एक तो अमोनिया होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा, अमोनिया होगा और साथ में हाइड्रोजन भी होगा। यहां पर अमोनिया अलोन नहीं, अमोनिया अलोन नहीं, नाइट्रेट ये तो मिलते ही नहीं, अमोनिया एंड ऑक्सीजन नहीं जी नहीं, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, हाँ अमोनिया और हाइड्रोजन मिल रहा है, करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आमतौर पर ये भी पूछते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ एक मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी लगते हैं, तो इस इक्वेशन के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 16 एटीपी लग रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 8 एटीपी लगेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। या वो ऐसा भी पूछ सकता है कि 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लगेंगे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए अगर 16 लगेंगे तो 2 के लिए 16 2 जा 32 एटीपी लगेंगे। तो ये एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछता है वो, ये इक्वेशन याद होना चाहिए सबको। नेक्स्ट अगला 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज गैप 1, उसका नाम एक और है ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में जो G1 फेज है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए अपनों को। जरा पढ़ें तो सही स्टेटमेंट, फिर देख पाएंगे कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं साहब ये तो एस फेज में का काम है, यानी ये वाली बात तो गलत लिखी है। सेकंड बोल रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, नहीं भाई वो तो एम फेज में होता है, ये वाली बात भी गलत लिखी है। फिर बोल रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। हाँ सही बात है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव, और बहुत ज्यादा एक्टिव मेटाबॉलिकली, तो एक्टिव होगी, ग्रो करेगी और डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, अपने डीएनए को रिप्लिकेट नहीं करेगी, ये सही बात लिखी है। उसने करेक्ट ही पूछा है। चौथा भी देख लेते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, तो वो तो एम फेज का एक सब पार्ट है, इसलिए ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 14 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 16, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect। कुछ स्टेटमेंट दिए इंक्लूजन बॉडीज से रिगार्डिंग, वो पूछना चाहता है कि कौन से इनकरेक्ट हैं। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये तो इंक्लूजन बॉडीज जो मुझे मिलती हैं ये मिलती हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए यहाँ तो मिलना ही नहीं है, ये तो इनकरेक्ट बात है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये बात तो सही है, यानी आप समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माई इंक्लूसिव बॉडीज आर इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट हैं वो देखना है आप लोग को। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, हाँ ये बात सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट के का फीचर इंक्लूजन बॉडी, और प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, नहीं साहब फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में जो इन्वॉल्व होता है तो लाइसोसोम होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये गलत बात है। आगे देखते हैं, दे लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं, सही बात है। दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, हाँ तो सही बात है, रिजर्व मटेरियल जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो सकता है, सल्फर फास्फोरस के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये सही बात है। ये तो उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, और आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। 16 हो गया। नेक्स्ट 17, 17 का खतरा देख लें। Which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cell। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये गोल्गी बॉडी का फीचर है कि गोल्गी बॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, जिनका स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी बॉडी के अंदर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 20 वाला, रे फ्लोरेट्स हैव, तो ये रे फ्लोरेट्स होते क्या है यार, सनफ्लावर में
आपने देखा होगा सनफ्लावर एक्चुअल में एक सिंगल फ्लावर नहीं है, बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पगुच्छ है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, ऐसे सेंटर में डिस्क और ऐसे पेरीफेरी पर ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है सनफ्लावर के अंदर। ये वाला जो फ्लावर्स है ये कहलाते हैं रे फ्लोरेट्स, और जो सेंटर में होते हैं यहाँ पर वो कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। वो रे फ्लोरेट्स के इन फ्लावर्स के बारे में जानना चाहता है, तो बोल रहा है कि रे फ्लोरेट्स कैसे होते हैं, इंफीरियर ओवरी होती है क्या? तो आपकी किताब में एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, गुआवा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट्स। इनमें जो ओवरी होती है वो इंफीरियर ओवरी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 20 के बाद 20 के बाद 21 की बात कर लेते हैं। 23 क्या बोल रहा है 23? which of the following is put into anaerobic sludge digester for the further sewage treatment? तो सीवेज ट्रीटमेंट का ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, उसमें जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है वो एक्टिवेटेड स्लज डाला जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर डी, वो ज्यादा विशेष उसमें समझने समझाने का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन प्लांट। तो कुछ एलिमेंट दिए और उनके फंक्शन बता रहा है, देखते हैं क्या क्या है। आयरन इधर से भी चल सकते, इधर से भी चल सकते। जैसे आयरन से आप चलोगे तो रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस आयरन लगता है, इधर से चलोगे तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए मैग्नीज लगता ही है, पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरॉन लगता ही है, और रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए जिंक लगता ही है। सॉरी, उसके लिए लगेगा आपका, उसके लिए आपको लगेगा ये, उसके लिए लगेगा आपको आयरन और जिंक, इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में लगेगा। अब देख लेना कौन सा क्या है यार। ए में थर्ड, तो ए में थर्ड यहां पर दिया है, करेक्ट आंसर सी है, बचे भी सब मिल ही जाएंगे। ये 28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वो है 29, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसने कई सारे स्टेटमेंट देके रखे हैं, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है, देखते हैं, पढ़ देते हैं स्टेटमेंट। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है, हार्डवुड ने अब कंडक्शन बंद कर चुका होता है, सेप का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। सेपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। हाँ, सेपवुड इन्वॉल्व होता है, तो ये इनकरेक्ट। एक मिनट, उसमें निशान अपन ने गलत लगा दिया, निशान लगेगा यहाँ पर इनकरेक्ट, अपनों से पूछा है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये सही बात है। सेपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ये भी सही बात है। सेपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। नहीं, लाइटर इन कलर ये वाली बात तो मैंने आपकी मान ली, लेकिन इनरमोस्ट नहीं है बल्कि बाहर की तरफ होता है, तो ये गलत बात। इधर देख लो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन, रेजिन, ऑयल्स एक्सेट्रा, हार्डवुड इज डार्क इन कलर, ये सही बात है। उसने इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट 29 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोल रहा है भाई 32? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा बेस, द करेक्ट आंसर 7 मिलियन। नेक्स्ट 33, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, नहीं। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर, उसके रिकॉग्निशन का। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, हाँ, सबसे पहली जो स्टेप होती है वो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 34, क्या है भाई 34? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? तो कौन सा रीजन पूरे ग्लोब में जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है, यानी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यानी सबसे ज्यादा वेराइटी है, वो पूरे ग्लोब की बात कर रहा है। तो ग्लोब के अंदर जो हमें मिलेगा वो अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा, और इसलिए भी मिलेगा कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, जहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट अगला 36, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। कुछ फीचर्स दिए हैं उसने।
लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ। ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। ये मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर, काफी सारे, बहुत सारे स्कैटर्ड, बाहर की तरफ थोड़े बड़े, अंदर की तरफ छोटे, लार्ज नंबर वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं। ये इशारा तो मोनोकॉट स्टेम की तरफ है। सेकंड बोल रहा है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, तो पूरा के पूरा ग्राउंड टिश्यू अंदर जो कुछ भरा है वो सारा का सारा पेरेन्काइमा का होता है। ये भी मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। सी बोल रहा है वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। कॉन्जॉइंट मतलब जुड़े हुए, यानी जाइलम फ्लोएम पास पास में, लेकिन क्लोज मतलब उनके बीच में कोई मेरिस्टेमेटिक सेल की लेयर नहीं है, यानी कोई कैम्बियम नहीं है। ये भी मोनोकॉट का फीचर है, मोनोकॉट स्टेम का रादर। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा भी एब्सेंट होती है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ये इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट अगला 40, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर in a liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is, ये जो प्रोसेस जिसकी बात कर रहा है उसे बोलते हैं गटेशन। ये गटेशन कहलाता है। ये गटेशन कहलाता है। और गटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वह है रूट प्रेशर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला 41, secondary metabolites such as nicotine, strychin and caffeine are produced by plants for their, ये सब क्यों प्रोड्यूस किए प्लांट ने? न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं, न्यूट्रिटिव वैल्यू काय के लिए? अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू होती तो बढ़िया अपन भी खाते पीते रोज सुबह शाम नाश्ते में। ग्रोथ रिस्पॉन्स नहीं, ग्रोथ रिस्पॉन्स से इनका कोई लेना देना नहीं। डिफेंस एक्शन, हाँ इनका डिफेंस एक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े टेस्ट में बिटर, डिसएग्रीएबल और रिपल्सिव होते हैं टेस्ट में, इसलिए एनिमल्स इनको खाना पसंद नहीं करते, तो उनकी जिंदगी बच जाती है। देखा जाए तो एक हिसाब का ये डिफेंस एक्शन है, क्योंकि बेसिकली प्लांट एक जगह खड़ा होता है, एनिमल भाग सकता है, तो कोई मुसीबत अगर आती है एनिमल पर तो एनिमल तो भाग जाएगा। प्लांट भाग नहीं सकता तो उसे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द अरेंजमेंट्स है कि डिफेंस एक्शन हो सकता है इससे, ये केमिकल बनाकर वो रिपेल कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, फालतू बात। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, डिफेंस एक्शन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, सी। 41, इसके बाद अगला आ जाते हैं अपन, क्या बोल रहा है 42, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब वो जानना चाह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो इसे आसानी से किया जा सकता है। जो रुबिस्को एंजाइम है ये दोधारी तलवार है, डुअल फीचर है इसका। कार्बो ऑक्सीडेशन भी करा सकता है और ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। कायदे से इसे ये ओ को भी बड़ा लिखना चाहिए था, ये इस ओ को बड़ा लिखना चाहिए था कायदे से, रुबिस्को। तो जब इसका ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी यानी ओ वाली एक्टिविटी जब होगी तो क्या होगा? तो बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। जब देखो जो रुबिस्को है या RuBP, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन की कैसे मिलने लगे जबकि 5 ही कार्बन का हिसाब देना है? तो ये तो बात ही गलत है। हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हो जाता, 5 कार्बन ये रहे, 6 का हिसाब हम देते, फिर मानते अपन यहाँ पे, और मानते ही 3 कार्बन, PGA बनता ही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, तो बड़े भाई 5 कार्बन का हिसाब देना है मुझे, 3 कार्बन का एक कंपाउंड आपने बता दिया, 2 कार्बन कहाँ गए तो बता ही नहीं रहे हो आप, ये भी गलत बात है। देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, फिर वही फालतू बात के 6 कार्बन का कंपाउंड, तो 6 आएंगे कहां से? ये तो 5 ही है टोटल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर 6 हो रहे हैं, तो 5 ही का हिसाब देना है। अब क्या करें? तो फिर इसको फिर से देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल वाला तो बिल्कुल गलत है, एक मॉलिक्यूल 6 वाला ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस पर देख सकते हैं अपन, ये वाले पर, ये बी पर, मैं बी पर फोकस कर रहा हूं। वो बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, तो हाँ
ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एक बनाता है 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हो आप, और एक बनता है 2-फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। तो एक 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एक 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, 3 कार्बन का ये, 2 कार्बन का ये, 5 कार्बन का हिसाब तो हो रहा है, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसने एक 3 कार्बन का बता दिया, 2 कार्बन का नहीं बताया, कोई बात नहीं, हिसाब किताब हो रहा है बराबर, बढ़िया। तो 42 में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन 48, मैच द कॉलम टाइप दिख रहा है, करते हैं इनको कॉलम को मैच। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ये ब्यूटेरिक एसिड के लिए है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए के लिए है, मोनेस्कस परप्यूरस वो स्टेटिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड मिलाते रहना। 48 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए दो यार, ए में सेकंड, ए में सेकंड यहाँ दिख रहा है, तो बचे हुए सब मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 50 ताली बजाओ भाई, 50 हो गई। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, सॉरी अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। 52 मैच द फॉलोइंग, फिर आया मैच द फॉलोइंग, मैच करके देखते हैं इसको। जाइगोटिन उसमें सिनेप्सिस होता है, पेकाइटिन उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटिन उसमें कियास्मेटा दिखने लगता है, डाइकाइनेसिस उसमें टर्मिनलाइजेशन होता है। तो ए में आ रहा है फोर्थ, ए में फोर्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे भी देख लेना, मिल ही जाएंगे। देन नेक्स्ट अगला, ये एक्चुअल में मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की डिफरेंट स्टेजेस हैं, इस पे क्वेश्चन आते ही आमतौर पर। नेक्स्ट 53 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी, ये कुछ पेयर्स दिए और पूछ रहा है इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर अलगी का पेयर है। लेमिनेरिया एंड सेरेगेसम ये तो मल्टी सेलुलर होते हैं, बात ही मत करो इनकी। तो सेकंड ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम ये रेड अलगी है, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, बात ही मत करो इनकी। एनाबिना एंड वॉलवॉक्स, एनाबिना मल्टी सेलुलर होता है, खत्म हो गई कहानी। वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, इसकी भी कहानी खत्म। और चाहिए मुझे यूनिसेलुलर, तो क्लोरेला, हाँ यूनिसेलुलर अलगी का एग्जांपल है। स्पाइरुलिना ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, पहले इसे अलगी में काउंट किया जाता था, लेकिन अब इन्हें साइनोबैक्टीरिया में काउंट किया जाता है, यानी पहले जिनका नाम ब्लू ग्रीन अलगी था। तो नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिखा है एनसीईआरटी ने कि ब्लू ग्रीन अलगी इज नो मोर अलगी नाउ, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपनों को इसको यूनिसेलुलर मानना है, वो तो अलगी भी मानना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन चार में सबसे हमें सही क्या है ये थोड़ी चुनना है, हमें तो ये चुनना है कि इन चार में सबसे ज्यादा सही क्या है, तो इन चार में सबसे ज्यादा सही डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन्स, उनके इमिशन को रोकने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अभी क्या कर रहा है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 56। देन नेक्स्ट अगला 56 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, देखें जरा 57 के से बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड, तो वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स, ये आमतौर पर इस पर भी क्वेश्चन आता है। क्या सत्य है वायरॉइड के लिए, तो देखो वायरस के अंदर मुझे वायरस के अंदर मुझे जेनेटिक मटेरियल यानी आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से कुछ मिलेगा। आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है। डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी मिल सकता है। और ये तो हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, ये मिलेगा एक तो।
और क्या मिलेगा भाई, और मिलेगा इसके साथ में प्रोटीन। अब अकेला अगर प्रोटीन मिलेगा तो वो प्रियॉन्स हो जाता है, और अगर जेनेटिक मटेरियल में से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा तो वो वायरॉइड हो जाता है। तो ये ढूंढना है अपनों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड? दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। नहीं भाई, विद प्रोटीन कोड हो जाएगा तो हो जाएगा वायरस। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। हाँ, ये बात सही है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। नहीं भाई, ये तो फिर वायरस की बात हो रही है। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। नहीं, फ्री डीएनए का कोई रोल ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये भी एक जगह दी है एनसीईआरटी में, छोटा सा पैराग्राफ है, पढ़ के याद किया जा सकता है। 58 द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। अब ये मॉर्फोलॉजी पर जो बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपको अगर इनके एग्जांपल्स याद है तो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। आपकी किताब में दिया है हाफ इंफीरियर के 3 एग्जांपल हैं, रोज, प्लम, पीच। तो प्लम दिया है, उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई सिपाहियों, आगे बढ़ो। 60 फिर मेज द कॉलम है, मेज करते हैं कॉलम्स को। 4th टॉपिक लेवल, 2nd टॉपिक लेवल, 1st टॉपिक लेवल, 3rd टॉपिक लेवल। तो 1st टॉपिक लेवल से चलो। पहला टॉपिक लेवल कौन सा होगा? जो प्रोड्यूसर का रहेगा, यानी इसमें आ जाएगा ग्रास। 2nd टॉपिक लेवल जो प्राइमरी हर्बीवोर, या 2nd टॉपिक लेवल में हर्बीवोर आ जाएंगे, रेबिट। देन 2nd के बाद 3rd टॉपिक लेवल, उस पर आ जाएंगे क्रो। और 4th टॉपिक लेवल उस पर आ जाएगा वल्चर। यानी ए में मुझे मिलाना है 2nd, ए में 2nd मिल रहा है इस ए में। करेक्ट आंसर ए 60 का। देन 61 हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर which were similar except in one character with contrasting trait? तो कितने ट्रू ब्रीड वेराइटीज दी थी उसने? तो 14 ट्रू ब्रीड वेराइटीज दी थी। सारी बात करेक्ट आंसर 14 सी। 63 इन वाटर हाइसिंथ, यानी वही टेरर ऑफ बंगाल, एंड वाटर लिली। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स के हैं, और जिनके नाम में वाटर आ रहा है, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये तो वाटर से पॉलिनेशन होगा ही नहीं इनका। तो वाटर करंट का तो काम ही नहीं है, वाटर का काम ही नहीं है, वाटर का काम ही नहीं है, इंसेक्ट एंड विंड, इनसे होगा। याद रखने का तरीका ये कि जिनके नाम में वाटर आ रहा है, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये वाटर से नहीं होंगे, तो इंसेक्ट और विंड इनमें से हो सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 64 नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन sugarcane crop increases the length of stem thus increasing the yield of sugarcane crop। तो पता है अपने को लेंथ बढ़ाने के लिए जिबरलिन है। करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 65 इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो अपनों को पता है ऐसा कुछ चलता है क्या कि पहले पीएस सेकंड और पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा फियोफाइटिन में, जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वहां से ये जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन से जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, और वहां से ये पहुंचता है प्लास्टोसाइनिन के पास, और वहां पहुंचता है PS1 के पास। ये बताइए अपनों को, इनमें से उसने पूछा है क्या? इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस सेकंड। तो प्लास्टोक्विनोन का है, प्लास्टोक्विनोन ये रहा, ये प्लास्टोक्विनोन रहा। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन भेज रहा है? तो पीएस सेकंड से वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है कहां पर? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में। करेक्ट आंसर ए। बचे हुए भी आप चाहो तो देख लो, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से PS1 नहीं, वो तो भेजता है प्लास्टोसाइनिन। PS1 से NADP नहीं, यहाँ नहीं भेज रहा है, वो प्लास्टोक्विनोन से नहीं जाता है वो। PS1 टू ATP सिंथेस नहीं, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट 66 which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy। तो seed dormancy which of the following is not an inhibitory substance, कौन सा seed dormancy को
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस? तो सी डॉर्मेंसी को इनहिबिट करने वाला नहीं है। एब्सिसिक एसिड सी डॉर्मेंसी करता है, फिनोलिक एसिड भी करता है, पैरास्कॉर्बिक एसिड भी करता है, तो ये तो करते हैं। उसने पूछा है नॉट एन इनहिबिटरी, यानी ये तो इनहिबिशन करते हैं, ये नहीं करेगा जिबरेलिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला 66 के बाद 67, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, यानी डीएनए से डीएनए जब बनता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए या आरएनए बनना उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है जो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, उसमें डीएनए का जो थ्रेड है, जो स्ट्रैंड वो ओपन का ऐसे होता है। डीएनए लाइगेज वो तो डीएनए के थ्रेड को जोड़ने वाला है, लाइगेज तो ग्लू का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यहां काम नहीं आएगा। और अगला बताओ, डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज या अनवाइंडेज वो तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोलने का काम करता है, यहां काम नहीं करेगा वो। डीएनए पॉलीमरेज ये कब काम करेगा? डीएनए हेलिकेज जब रेप्लिकेशन कराएंगे। डीएनए पॉलीमरेज, हाँ साहब, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ये तो हम तो क्या करा रहे हैं, हम तो ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज सारे काम कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को खोल भी देगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 67 में डी। नेक्स्ट अगला 69, इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दी है, वो बोल रहा है ए में बोल रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर बोल रहा है ग्रॉस इज ऑलवेज मोर देन, फिर सी में बोल रहा है ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम, फिर डी बोल रहा है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यार ऐसे ऐसा समझो आप कि किसी ने दुकान, जैसे कोई सी भी डेट है, मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन उसने दुकान खोली, सुबह से लेकर शाम तक उसने जब अपना अकाउंट चेक किया, गल्ला चेक किया, तो मान लो उसके पास 2000 रुपए है, ये कहलाएगा उसका ग्रॉस। अब वो घर कितने लेकर जाएगा? तो इन 2000 में से मान लो चाय के पैसे चले गए, कहीं कोई स्वच्छ भारत वाले आ गए वो कुछ लेकर चले गए, कहीं कोई एम्प्लॉय कुछ पैसे ले गया, तो शाम को ये सब खर्च निकालने के बाद जो कुछ बचेगा उसे बोलते हैं नेट। तो ग्रॉस ज्यादा ही होगा, नेट कम ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गल्ला तो 2000 का आया जो ग्रॉस कह रहे हैं अपन, और नेट घर वो 2,500 लेकर चले जाए, मुमकिन ही नहीं। तो फिल्मों में हो सकता है ऐसा खाली। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज तो नहीं बोल सकते अपन, बराबर भी हो सकती है, ये वाली बात नहीं है। करेक्ट पूछा है ना। अगला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज, ग्रॉस पहले वाला था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही वाली बात है जैसे मैंने बताया था आपको, पॉसिबल ही नहीं है, सब होता ही नहीं है कि आपका दिन भर की आपके पास जो अकाउंट में पैसा आया वो 2000 रुपया है और घर आप ज्यादा ले जाओ, ऐसा होता ही नहीं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हाँ, नेट तो कम ही होगा, ग्रॉस ज्यादा होगा, ये करेक्ट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम थिंग, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अगर ये सेम थिंग हो तो दो अलग अलग टर्म यूज नहीं करते अपन। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 69। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या बोल रहे हो 71, स्ट्रोमाइलाई और कौन सा फाउंड इन, तो ये डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी में, इक्वी सेटअप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाँ मतलब टेरिडोफाइट का एग्जांपल है इक्वी सेटअप, वहां देखना आप। 72 some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage, यानी आप क्वेश्चन स्टेज बोल सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड, हाँ लिखा है क्वेश्चन स्टेज G0। दिस प्रोसेस ऑकर एट द एंड ऑफ, तो ये कब होता है? तो G1 के बाद होता है ये वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 74। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, देखते जरा इसको करके। दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस उसने दी है 0.34 नैनोमीटर में, एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल वो इतना दिया है। देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली, यानी बिल्कुल वैसे ही है कि
दो आम इतने के हैं तो 10 आम कितने के होंगे, यूनिटरी मेथड लग जाएगी यहाँ पर। तो 0.34 नैनोमीटर ये 2 के बीच का है। टोटल बेस पेयर उसने कितने दिए हैं, तो ये 2 के बीच में इतना है, तो सबके बीच में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर से। आंसर उसने जो दिए हैं सब मीटर में दिए। मेरा ये जो कैलकुलेशन है ये नैनोमीटर में, तो इसे भी मीटर में कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो ये +9 से -9 कैंसल आउट हो जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करते रहिए और करेक्ट आंसर लेते रहिए। 74 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा उसका 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आप याद ही कर लेना, हमारी जो डीएन है उसकी टोटल लेंथ होती है 2.2 मीटर है, ये उसी का कैलकुलेशन है। जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 मीटर ही आने वाला है, 2.2 समथिंग, लेकिन 2.2 मेनली आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 74 हो गया। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दिए और पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, देख लेते हैं। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, हाँ एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है। जरा फिर से बना दो यार ठीक से। एडेनिन और थाइमिन इनके बीच में पेयरिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ ये एक और ये दूसरा 2 बॉन्ड से होता है, तो सही बात है। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं भाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से करता है। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं भाई 2 से करता है, बोलते हैं ना। एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, नहीं एडेनिन थाइमिन से पेयर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 77 और ग्वानिन और साइटोसाइनिन वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं। 77 के बाद 83 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was done by, वो टी.एस. मॉर्गन साहब का नाम है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में। करेक्ट आंसर डी 83, देन 85 85। The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle, यानी भाई क्रेब साइकिल is, तो पूछ रहा है कि कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होंगे। तो अपने को पता है फास्फोराइलेशन 3 टाइप का होता है, एक होता है फोटो फास्फोराइलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यानी मेटाबोलाइट आपस में रिएक्शन करके फास्फोरस एटीपी का फॉर्मेशन कर दें। तो क्रेब साइकिल में एक जगह, जब एक बार क्रेब साइकिल रन करते हैं, एक जगह ऐसी आती है जहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जहां सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इससे बनता है सक्सिनिक एसिड। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो इस जगह पर फिर यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअल में पहले जीडीपी से जीटीपी बनता है, फिर जीटीपी से एटीपी बनता है, तो यह एक जगह पर होता है ऐसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 85। देन इसके बाद नेक्स्ट अगला 86 डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, यानी वही मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोप्टिन जाइगोटिन पैक्टिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, इनका सीक्वेंस, इनसे रिलेटेड सारे इवेंट्स पक्के याद होना चाहिए। पिछले साल लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था। तो क्या क्या होगा देखते हैं क्या करके। डिसोल्यूशन कब होगा, पैक्टिन इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा, जाइगोटिन सिनेप्स फॉर्मेशन होगा, लेप्टोटिन थ्रेड पतले धागे जैसे दिखेंगे, डिप्लोटिन के अंदर क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम उसके 2 क्रोमेटिड्स, ये दूसरा क्रोमोसोम उसके 2 क्रोमेटिड्स, और यहाँ पर बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो गया और हमें यहाँ पर ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं कियाज्मेटा, और ये होता है डिप्लोटिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 86। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 88 The body of the ovule is fused within the funicle 8 hilum
सिंपल क्वेश्चन 88 में ए। 90 स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, तो ये स्नो ब्लाइंडनेस होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाते हैं, उनका हार्मफुल इफेक्ट है ये। तो ए बोल रहा है फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर, गलत बात। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सही बात। करेक्ट आंसर बी। सी और डी भी देख लेते हैं। हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, क्या अजीब बात है यार, कोई मतलब की बात नहीं है। डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज, नहीं ये भी गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगी बी। 91 91 डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन वो होता है, और ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 91 के बाद 92 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम स्लाइन कंडीशन, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है यार? कहीं जियोथर्मल वेंट हो, कहीं हॉट सल्फर स्प्रिंग हो वहां हो, कहीं किसी एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में हो, कहीं कोई डीप ओशन सी वहां पर हो, ये सारी हार्श कंडीशन है। उन्हीं में से एक इसने दी है कि सलाइन कंडीशन, यानी बहुत ज्यादा सॉल्टी सॉइल हो, सॉल्टी कंडीशन हो, उस जगह पर हमें क्या मिल जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर ए। 93 सिलेक्ट द मिसमैच, अब मिसमैच को सिलेक्ट करना है, करते हैं। फ्रेंकिया एलनस, ये तो मैच है, फ्रेंकिया वाला तो मैच है, ये तो सही बात है। रोडोस्पाइरिलम रूब्रम, वो तो बैक्टीरिया माइकोराइजा थोड़ी है। एनामिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम अल्फा अल्फा पर करता है। रोडोस्पाइरिलम रूब्रम ये बैक्टीरिया एक्चुअल में, और माइकोराइजल एसोसिएशन फंजाई के साथ होता है, तो ये रॉन्ग है और हमारे आंसर के हिसाब से ये करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला 95 95 अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए अट्रैक्शन और रिवॉर्ड इनाम किस बात के लिए लगेगा? एनिमोफिली, हवा से पॉलिनेशन कराना, हवा को कोई लेना देना ही नहीं आपके रिवॉर्ड से, वो तो खुद अपने आप में एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, तो गलत बात है ये तो। हाइड्रोफिली, पानी, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही को उससे कुछ चाहिए, तो उसे कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन, हाँ उन्हें रिवॉर्ड की जरूरत है, वो या तो पोलन ग्रेन ले जाएंगे आपका, या फिर आपका मतलब फ्लावर का, या फिर वो नेक्टर लेकर चले जाएंगे, तो उन्हें मतलब है, इन्हें रिवॉर्ड चाहिए। क्लिस्टोगेमी, फ्लावर बंदी है, तो बंद वाले फ्लावर में अगर पॉलिनेशन कराएंगे तो किसी तरह के रिवॉर्ड की जरूरत ही नहीं, ये गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 95 करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट अगला 96, उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, कौन से ये कुछ सेल्स दिए हैं डेड सेल के बने होते हैं, देखते हुए। जाइलम पेरेनकाइमा, अरे पेरेनकाइमा तो लिविंग सेल है यार। कॉलेनकाइमा, हाँ इनके एंगल्स कॉर्नर्स पर मटेरियल का डिपोजिशन है, लेकिन होते ये भी लिविंग है। फेलम, इसका एक नाम कॉर्क भी है, तो फेलम को आप कॉर्क भी बोल सकते हो, और कॉर्क में होता है सुबेरिन का डिपोजिशन, यानी कॉर्क सेल्स आर सुबेराइज्ड, तो सुबेराइज्ड होने के कारण वो एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसे हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग के साथ किसी तरह का ना मास का ना एनर्जी का किसी का एक्सचेंज नहीं करते, इसलिए डेड हो जाते हैं सेल, तो फेलम हाँ ये आ सकता है। और फ्लोएम, फ्लोएम में तो फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम मतलब सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, वो सारे के सारे बहुत सारे, उसमें तो ज्यादा कंपोनेंट लिविंग ही होते हैं, डेड तो ये है, उसने पूछा भी अपनों से डेड सेल से ही है, तो फेलम आ जाएगा 96 का सी। नेक्स्ट 100, शतक मार दी भाई, 100 तक पहुंच गए, मतलब जुलाजी वाले मिलके मारेंगे। द फाइनल प्रूफ, यानी वो इक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इक्विवोकल प्रूफ लिखा है, उसके लिए कहां से आया? ए बोल रहा है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, नहीं ग्रिफिथ का तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट था, ये तो शुरुआती बात है, फाइनल वाली बात नहीं, शुरुआती वाली बात है। हर्शे एंड चेज, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज पर दिया था, और देखा जाए तो हर्शे एंड चेज इसने ऑर्डर में भी दिया है, हर्शे एंड चेज ने एकदम फाइनल इसका रिजल्ट दिया था। अब जैसे किसी भी मतलब जो रेडियोएक्टिव प्रूफ मिलता है वो सबसे सॉलिड प्रूफ होता है, तो हर्शे एंड चेज ने यही किया था, सल्फर लिया था रेडियोएक्टिव 35 वाला, और फास्फोरस भी रेडियोएक्टिव लिया था 32, और T2 बैक्टीरियोफेज के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। हर्शे एंड चेज वाली बात सही, फाइनल प्रूफ है।
अवेरी मैककार्टी मैक्लियोइड, इन्होंने तो एंजाइम्स लिए थे, प्रोटीएजेस, डीएनएज, आरएनएज, उनकी मदद से इन्होंने भी अच्छा काम किया था, बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फाइनल प्रूफ तो वो हर्षेन चेस का था, फाइनल प्रूफ ये नहीं था। हरगोविंद खुराना, नहीं साहब, खुराना साहब का कोई रोल नहीं इस बात के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हर्षेन चेस। तो क्वेश्चन नंबर 100, ये बॉटनी वाला पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब बहुत कम समय बचा है आपके पास में, अब तो आमतौर पर मैं ये कहता था जैसे ये 17 टेस्ट थे, अगर 18th होता था फिर मैं बोलता आपको 18 टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन अब मैं आपको आपके फाइनल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।